Hello and welcome everyone in the classroom of Unna Study Circle. Dear student, today we are going to learn about types of organization structure and meaning of organization structure. In our previous lecture, we learned about organization, its meaning, characteristics and types of formal and informal organization. आज हम बात करने जा रहे हैं संबंधों का वो ढांचा जो किसी संस्था को आधार उपलब्ध करवाता है, उसके अथॉरिटी, उसके वर्क, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिवीजन को या फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को या इंटरेक्शनल पैटर्न को। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे मीनिंग, क्या मीनिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, क्या क्या डेफिनेशंस हैं, दैट मींस जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को किस प्रकार से परसीव किया है। देयर आफ्टर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द types of organization structure. Specifically in this lecture we are going to discuss about only two types of organization structure, that are functional and divisional organization structure. In the next lecture of this series we will be discussing about line organization structure and line and staff organization structure. So let's start with the organization structure. Simply you can define the pattern of relationship among various positions and level of management within organization, providing or specifying the direction flow of authority, responsibility, communication and interaction relationship. बेटे संबंधों का वह ढांचा जो प्रबंध के अलग अलग सत्र के बीच में या फिर अलग अलग जो पोजीशंस हैं, जो पोस्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, उनके मध्य स्थापित किया जाता है किसी संस्था के अंतर्गत। ये हमारा जो अधिकार होता है, हमारा जो दायित्व होता है या जो हमारा संचार होता है या एक दूसरे के साथ हम किस प्रकार से बिहेव करें, उस चीज को आधार प्रोवाइड करता है। वो हमें स्पेसिफाई करता है, क्लियर करता है किस व्यक्ति के पास कितनी अथॉरिटी, दैट मींस हु इज गोइंग टू बी योर सुपीरियर, हु इज गोइंग टू बी योर सबऑर्डिनेट, कौन आपका उच्च अधिकारी रहेगा, कौन आपका सह अधिकारी रहेगा और कौन आपका अधीनस्थ रहेगा। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो भी संबंध संस्था के मालिक या संस्था के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग अलग पदों के बीच में, अलग अलग प्रबंध के स्तरों के बीच में निर्धारित करते हैं, उसी को हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या संगठनात्मक ढांचे के नाम से जानते हैं। हियर लेट मी टेल यू हाउ हर्ली हैज डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ही सेड पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस पोजीशंस इन ए फर्म and among various persons who are occupying these positions. संबंधों का वह ढांचा जो अलग अलग पदों के मध्य किसी संस्था में स्थापित किया जाता है तथा उन व्यक्तियों के मध्य स्थापित हो जाता है इनडायरेक्टली, जो व्यक्ति उन पदों का भार वहन करने जा रहे हैं। या फिर हम न्यूमैन के शब्दों में कहें, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डील विद ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट इन एन एंटरप्राइज। जो आंतरिक कार्य का अरेंजमेंट हम करते हैं, नियोजन हम करते हैं किसी संस्था के अंदर, उसी को हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। बेसिकली वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू डिस्कस अबाउट एट 12th स्टैंडर्ड ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम। Here we are having functional organization structure, क्रियात्मक संगठनात्मक ढांचा, divisional organization structure, that means उत्पादन संबंधी संगठनात्मक ढांचा, line organization structure and line and staff organization structure। इसको आप रेखा संगठनात्मक ढांचा बोल सकते हैं और इसको रेखा एवं स्टाफ संगठनात्मक ढांचा बोल सकते हैं। Let's start with the first type of organization structure, that is functional organization structure. You know, first thing, always keep in the mind the division of work, authority and responsibility among various positions is dependent on the nature of work and qualification of the person who is going to perform that job or who is going to be appointed on the that post. अगर हमारे स्टाफ क्वालिफाइड हैं या नेचर ऑफ वर्क हमारा ऑपरेशनल है या स्ट्रेटेजिक है या सेमी स्ट्रेटेजिक है, उसी बात पर निर्भर करता है कि हम अपने संबंधों का निर्धारण किसी संस्था के अंदर किस प्रकार से करें, किस पद को कितने अधिकार दें, किस पद के लिए कितना दायित्व निश्चित करें और किस डायरेक्शन के अंदर, किस दिशा के अंदर हमारा संचार या संवाद प्रेक्षित होगा। अब बात करते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या क्रियात्मक संगठनात्मक ढांचे से अभिप्राय उस संस्थात्मक ढांचे से है जहां कार्य का विभाजन कार्य अनेक समूहों के अंदर कार्य की विविधता के आधार पर किया जाता है। Functional organization structure is that organization structure in which work is divided and grouped into different departments on the basis of dissimilarities and similarities respectively. Very first, जो कुल कार्य हमें उद्देश्य प्राप्ति के लिए करना है, उस कुल कार्य को उसकी हेट्रोजेनिटी के आधार पर, उसकी विविधता के आधार पर हम बांट लेते हैं। फिर वो कार्य जो एक जैसे होते हैं, जैसे क्रय करना कच्चे माल को, फिर उसको तैयार माल में परिवर्तित करना, फिर उसको स्टोर करना, दैट इज ऑल रिलेटेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो वो सभी कार्य कहाँ जाएंगे? उत्पादन विभाग में। पैसे का लेन देन को रिकॉर्ड करना, फिर उसके अकाउंट तैयार करना,
फिर पैसे को मार्केट से लेकर आना, उसको कहीं निवेश करना एसेट्स के अंदर या व्यवसाय से बाहर, दैट आर द ऑल जॉब्स ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, मानव संसाधन विभाग होता है, वो कर्मचारियों के लिए भर्ती करता है, उनका नियुक्तिकरण करता है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है, उनके प्रमोशंस करता है, पे स्केल्स मेंटेन करता है, प्रमोशंस एक्सेट्रा, वो सारे कार्य ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के हैं। जबकि पैकेजिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, या ग्राहक को वस्तुओं के अधिकार हस्तांतरित करना हो गया, ग्राहक को संतुष्ट करना, वो सारे के सारे काम हमारा सेल्स डिपार्टमेंट करेगा। इसीलिए हमने क्या किया, फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर कार्य को उसकी सिमिलरिटी ऑफ नेचर के आधार पर अलग अलग विभागों में बांट लिया, जिसको बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के जो मेन फीचर्स हैं, दैट इज इट इज बेस्ड ऑन द फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो फ्रेडरिक विंसोल टेलर ने टेक्निक दी थी फंक्शनल फोरमैनशिप, दैट मीन्स हर एक कार्य के लिए हमें एक विशेष व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहिए, जो व्यक्ति उस कार्य का विशेषज्ञ हो और दूसरे व्यक्तियों को दिशा निर्देशित कर सके, या आप इसको प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति को एक समय में एक ही कार्य करने के लिए दिया जाए, जिसको बार बार करके वो उस कार्य में दक्षता प्राप्त कर सके। दूसरी बात ये सबसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, यहां पर हमें केवल कार्य की विविधता के आधार पर उसको बांटना है और उसकी सिमिलरिटी के आधार पर उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ग्रुप कर देना। सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा यही है। यहां हमें फैसिलिटी होती है कि इवन डिपार्टमेंट को भी हम सब डिपार्टमेंट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा विशिष्टीकरण इस प्रकार के संगठनात्मक ढांचे में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ हमारा जो फॉर्मेट रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहता है, जैसे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, फिर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आ जाते हैं सारे के सारे, फिर जनरल मैनेजर आ गया हमारा, जिसको सभी फंक्शंस की नॉलेज होती है, काफी एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, फिर हमारे जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं वो आ जाते हैं, जैसे फाइनेंस वित्त विभाग हो गया, उत्पादन विभाग हो गया, मानव संसाधन विभाग, विक्रय विभाग, हमारा शोध विभाग हो गया, और फिर हमारा विपणन विभाग हो गया। अगर हम किसी डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में कर लेते हैं, एक हमने इसके अंदर सब डिपार्टमेंट बुक कीपिंग का निर्धारित कर दिया, मतलब जो आर्थिक लेन देन को रिकॉर्ड करेगा। फिर हमने एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो फाइनल अकाउंट तैयार करेगा वो डिपार्टमेंट बना दिया। फिर हमने एक बजट डिपार्टमेंट बना दिया इसी के अंदर, जो बजट तैयार करेगा। फिर हमने इसी के अंदर एक एक्विजिशन डिपार्टमेंट बना दिया, जो मार्केट से पैसा लेकर आएगा, सिक्योरिटीज को इशू करेगा, लोन को रेज करेगा। और फिर हमने एक इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट या डिस इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट भी इसी विभाग के अंदर स्टैब्लिश करते हैं, जिसके और भी ज्यादा स्पेशलाइजेशन और भी ज्यादा विशिष्टीकरण हमारी संस्था के अंदर आ गया है। इसकी कार्य क्षमता, हमारी संस्था की कार्य क्षमता और कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। हम कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन, अधिक से अधिक गुणवत्ता के साथ कर पाते हैं। फिर बात करते हैं क्या क्या मेरिट्स होते हैं हमारे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, मतलब क्रियात्मक संगठनात्मक ढांचे में, और क्या क्या डिमेरिट या दोष इसमें पाए जाते हैं। सबसे पहले मेरिट होते हैं स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण का हमें लाभ मिलता है। एक व्यक्ति बार बार उसी कार्य को करता है तो इससे उसको विशिष्टीकरण या उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है, वो व्यक्ति उस कार्य को करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो जाता है। फिर हम उसको दूसरा कार्य सौंप सकते हैं एक निश्चित समय के बाद, ताकि उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट को भी सुनिश्चित किया जा सके। जैसे जो व्यक्ति एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसको ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड सारे के सारे एक्टिविटी जो भी होते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन है, हमारा प्रमोशन है, ट्रेनिंग है, वो सारे के सारे कार्य का ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। फिर हम बात करते हैं सेकंड, कोऑर्डिनेशन। दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस एट मैक्स कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट, बट इंटरडिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन ऑलवेज रिमेन ए इशू ऑफ कंसर्न। देखो बेटे, जो डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, वो बहुत अच्छा होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन जब हम इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे तो वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है। मतलब फाइनेंस वाले सेल्स वालों की, प्रोडक्शन वालों की, मार्केटिंग वालों की कार्य क्षमता को नहीं समझते हैं, या उनके कार्य भार को नहीं समझते हैं, या उनकी इंपोर्टेंस को नहीं समझते हैं। वो क्या मानते हैं, मेरा ही डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मेरे लिए सेकेंडरी हो जाता है और मेरे डिपार्टमेंट का लक्ष्य प्राप्त करना मेरे लिए प्राइमरी हो जाता है। जब रिसोर्स एलोकेशन होता है बस्टिंग के वक्त, तब भी वो कंपीट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, यू कोऑर्डिनेट करने का प्रयास नहीं करते। यहाँ जो टॉप मैनेजमेंट होती है उसी को उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बजट। सो डिपार्टमेंट के अंदर आपको बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन मिलेगा, क्योंकि जो बुक कीपर है, जो अकाउंटेंट है, जो एक्विजिशन ऑफिसर है, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, वो एक दूसरे के काम को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, वो अपने कार्य को समन्वित कर पाते हैं। फिर बात करते हैं नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अगर हमने एक कार्य किसी विभाग में डाल दिया है, वो किसी पोस्ट को दे दिया है, तो दूसरे डिपार्टमेंट में उस कार्य के उत्पन्न होने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। जैसे बजट, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट बना रहा है, इन दैट केस
Department concerned can send their recommendation, but they will not be engaged in the task of tasking. बजट वो नहीं बनाएंगे, बजट फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाएगा. अगर फंड मोबिलाइज करना है फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा. अगर कर्मचारियों की नियुक्ति करनी है, उनका सिलेक्शन करना है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है, वो एचआर डिपार्टमेंट करेगा, वो सेल्स डिपार्टमेंट करने वाला नहीं है. हाँ, इंटरव्यू पैनल में कंसर्न डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को फाइनल स्टेज के लिए उसकी कॉन्सेंट के लिए कि वेदर जो कर्मचारी हम अपॉइंट कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी हम उस डिपार्टमेंट में उस कर्मचारी को नियुक्त करते हैं. वहां उनको इन्वाइट कर सकते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के प्रोसेस में एचआर डिपार्टमेंट ही मोर और लेस पार्टिसिपेट करने वाला है. फिर बात करते हैं फैसिलिटी ऑफ ट्रेनिंग. हाँ, इस प्रकार का जो हमारा संगठनात्मक ढांचा होता है, वहां जो हमारे फ्रेशर्स होते हैं उनको या जो एक्सपीरियंस मैनेजर्स होते हैं उनको जनरल मैनेजर बनाना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी यहां हमें अच्छी खासी मिल जाती है. जैसे हम अपने जूनियर स्टाफ को फाइनेंस डिपार्टमेंट के सारे वर्क लर्न कराना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में रखेंगे. फिर कुछ समय के बाद जब वो इन सभी कार्यों का ज्ञान प्राप्त कर लेगा, फिर उसको प्रोडक्शन में लेके जाएंगे. फिर उसको हम ऑल्टरनेटिवली एचआरडी, सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मार्केटिंग में लेके जाएंगे, ताकि उसके अंदर सभी कार्यों का ज्ञान हो जाए जो कार्य संस्था के द्वारा किए जाते हैं. एटलीस्ट we can promote him, at last we can promote him to the post of general manager or the president, or even sometimes we promote most competent employees to the board of directors. उनको वहां भी स्टेक मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है. फिर हम बात करते हैं इक्वल वेटेज टू ऑल द फंक्शन. देखो, एक संस्था के अंदर बहुत सारे कार्य किए जाते हैं. अगर हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं या एक मिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लाइन हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहता है, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहता है, तो सबसे बड़ा दोष वहां ये आता है कि विशिष्टीकरण हमारा नहीं हो पाता. हर एक फंक्शन को हम उतना इंपोर्टेंस नहीं दे पाते. लेकिन यहां पर जब मास्टर बजट तैयार किया जाता है तो हर एक फंक्शन को उसके वर्कलोड के अकॉर्डिंग इंपोर्टेंस दिया जाता है. मतलब कोई भी डिपार्टमेंट हमारा इग्नोर नहीं होता है, कोई भी डिपार्टमेंट हमारा ओवर एम्फसाइज नहीं होता है. हमें इक्वलिटी की फीलिंग आती है इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में. अब बात कर लेते हैं डिलिमिटेशंस की. इग्नोरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जैसा मैंने पहले भी बताया है, यहाँ विभागों के मध्य आपसी काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, काफी ज्यादा विवाद होता है रिसोर्स को प्रोक्योर करने में, सिक्योर करने में. इसीलिए इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बहुत डिफिकल्ट होता है. और यहाँ पर ये प्रॉब्लम रहती है कि जो संस्था का मेन उद्देश्य है उसको भूलकर विभाग अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सारी एनर्जी को डाइवर्ट या डायरेक्शन कर देता है. फिर बात करते हैं डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन या अंतर विभागीय. जो अंतर विभागीय हमारा समन्वय है उसको स्थापित करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट का कर्मचारी या मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के कार्यभार को या कार्य की प्रकृति को नहीं समझता है, वो अपने डिपार्टमेंट को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है. कॉन्फ्लिक्ट इन रिसोर्स एलोकेशन, जब बजट बनाया जाता है तो हर एक डिपार्टमेंट अपना एस्टिमेट इन डिफरेंट ऑफ अदर्स डिपार्टमेंट वर्कलोड सेंड करता है, जिससे जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है, जो हमारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, बसिंग डिपार्टमेंट है, या जो कैश डिपार्टमेंट है हमारा, जो मास्टर बजट तैयार करता है, उसके लिए काफी ज्यादा कठिनाई उत्पन्न हो जाती है. उनको कंसोल करना, उनको कन्विंस करना दैट यू मस्ट हैव लेस क्वांटम ऑफ रिसोर्सेज एज कंपेयर टू द अदर डिपार्टमेंट विच इज गोइंग टू हैव मोर वर्कलोड एंड द कॉस्ट रिस्पेक्टेड टू देयर टास्क इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. हर्डल इन ऑल राउंड डेवलपमेंट. एक कर्मचारी अगर एक विभाग में काम करेगा तो उसको बाकी विभागों के बारे में जानकारी नहीं रहेगी, लूप साइड डेवलपमेंट होगी. जबकि हमारा डिविजनल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक ही डिवीजन के अंदर कर्मचारी बहुत सारे विभागों को कार्य को सुपरवाइज करता है, देखता है, क्योंकि वो एक ही साथ परफॉर्म किए जाते हैं. वहां पर ऑल राउंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी हमारी ज्यादा होती है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दैट इज गोइंग टू बी आवर डिविजनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. About divisional organization structure. Divisional organization structure is that structure in which work is divided on the basis of number of product manufactured by a business entity. Here we have drawn the structure like this is the topmost authority of decision making in any company. We are having board of directors, general managers. Here we are having that unit of business entity which is engaged in manufacturing metallic products. Here we are having that division which is engaged in manufacturing plastic product. बेटे यहाँ पर जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्य को जितने उत्पाद संस्था बनाती है उन उत्पादों के आधार पर बांट दिया जाता है. हर एक प्रकार के उत्पाद के लिए एक सेट ऑफ डिपार्टमेंट हम एस्टैब्लिश करते हैं, ताकि वो सेट ऑफ डिपार्टमेंट अपना फोकस उसी प्रकार के प्रोडक्ट पे या उसी प्रोडक्ट लाइन के ऊपर रखे. यहाँ पर हमने ग्रो किया है, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, फिर जनरल मैनेजर है. कि हमारा प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फ्लैट या वर्टिकल भी हमारा स्ट्रक्चर हो सकता है. यहाँ हमारे सपोज करें ये एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यहाँ हमारे मेटलिक फर्नीचर की डिवीजन है, इसके पास इसके सेट ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, एचआर, सेल्स. सो वी आर हैविंग अनदर यूनिट कॉल्ड प्लास्टिक यूनिट. यहाँ पर हमारे पास वो यूनिट है इसी कंपनी की जो प्लास्टिक के फर्नीचर को क्रिएट करती है, उसके पास भी अपना सेट ऑफ डिपार्टमेंट
होता है। जनरली इस तरह का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है दैट इज अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग मैनी प्रोडक्ट। बहुत सारे उत्पादों का उत्पादन या प्रोडक्ट लाइन का जो प्रोडक्शन कर रही होती है कंपनी, वो इस प्रकार के डिविजनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करती हैं। इस प्रकार के डिविजनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट इसलिए किया जाता है ताकि हम ओवर एम्फसाइज और अंडर एम्फसाइज ओवर सम प्रोडक्ट्स अवॉइड कर सके। मतलब कंपनी हो सकता है किसी उत्पाद के ऊपर ज्यादा फोकस करे, जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर है हमारा, तो जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो ज्यादा फोकस कर रहा है उन उत्पादों के ऊपर जिनका बाजार शेयर अधिक है, जबकि उन उत्पादों को इग्नोर कर रहा है जो नए हैं और इस वजह से उनका बाजार क्षेत्र कम है। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हर एक डिवीजन अपने उत्पाद के लिए उतना ही एफर्ट करती है जितना कि दूसरी डिवीजन किसी लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट के लिए कर रही है। फाइनली यहां हमें क्या एडवांटेज मिलती है, इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिविजन्स को हेड किया जाता है मल्टी टैलेंटेड और मल्टी फंक्शनल एक्सपर्ट के द्वारा। मतलब जो कर्मचारी होते हैं हमारे यहाँ, वो अपनी ही डिवीजन के अंदर देखिए वॉचिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस विल परफॉर्म, बहुत तरह के फंक्शन उनके दिशा निर्देशन में या उनके विजन के फ्रंट में परफॉर्म किए जाते हैं। फाइनेंस भी है, एचआर भी है, सेल्स भी है, मार्केटिंग है, तो उनके अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट का क्रिएशन होता है। मल्टी फंक्शनल लर्निंग वहां प्लेस करती है। इसीलिए यहां पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम एक उन मैनेजर्स की ब्रिगेड को तैयार कर सकते हैं जो मैनेजर्स हमें एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन, दैट मीन अगर अपने व्यवसाय की वृद्धि करना चाहें या फिर दूसरे व्यवसाय को या किसी दूसरी डिवीजन को भी हम ऐड करना चाहें, जैसे यहां पर हम किसी वुडन डिवीजन को ऐड करें तो उसको भी हम इजीली ऐड कर पाएंगे विदाउट अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अदर डिवीजन। हियर वी आर हैविंग सम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। फर्स्ट मेरिट, डेवलपमेंट ऑफ मल्टी फंक्शनल एक्सपर्ट। यहाँ पर हमें उन प्रबंधकों का विकास करने में सहायता मिलती है जिनको एक ही साथ बहुत सारे कार्यों का विषय ज्ञान होता है। डिविजनल असेसमेंट, हर एक डिवीजन की परफॉर्मेंस को हम अलग से असेस कर सकते हैं, अप्रेस कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर होता तो ये मूल्यांकन करना काफी कठिन था कि कौन से उत्पाद की परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी कैसी रही है। जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमें काफी आसान हो जाता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, हर एक डिवीजन को अपने सेट ऑफ मार्केट सर्कमस्टेंसेस की पूरी जानकारी होती है, जबकि दूसरे डिवीजन को अपने सेट ऑफ प्रोडक्ट्स की या मार्केट फैक्टर्स की जानकारी होती है। इससे निर्णय लेने में शीघ्रता होती है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते और डिसीजंस भी हमारे क्वालिटी डिसीजन या अच्छे डिसीजन हमारे लिए जाते हैं। इजी डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन, अगर हम व्यवसाय की वृद्धि करना चाहें, विकास करना चाहें, किसी दूसरी इंडस्ट्री के अंदर अपने प्रेजेंस को स्थिर कराना चाहें तो वो भी हमारे लिए काफी आसान हो जाता है व्हेन वी आर हैविंग डिविजनल स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। Here we are having some demerits to conflict for resources, यहाँ पर विवाद उत्पन्न होता है संसाधनों के लिए। जैसा हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर्स में डिपार्टमेंट के बीच में इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी थी, यहाँ हमें इंटर डिविजनल मतलब दो या दो से अधिक जो हमारे डिविजन्स हैं उनके मध्य समन्वय स्थापित करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। हर एक डिवीजन ये सोचती है कि उसका उत्पाद जो है वो महत्वपूर्ण है, उसको अपने उत्पाद के बाजार शेयर को बढ़ाने के लिए ज्यादा संसाधन चाहिए। जिस उत्पाद की मांग अधिक होती है वो मांग को दिखाकर अधिक संसाधनों की मांग करते हैं, जिस उत्पाद की मांग कम होती है वो मांग को बढ़ाने के लिए संसाधनों की मांग करते हैं। तो यहाँ एक इंटर डिविजनल हमारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस, वही सेट ऑफ फंक्शंस, देखो जितने डिविजन्स हैं ये तो हमारे पास दो हैं। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ टाटा लिमिटेड, टाटा लिमिटेड तो बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, वो एक कॉर्पोरेट हाउस है। इन दैट केस इट इज very uneconomical and time consuming that we are having a different set of department for each type of division। हर एक डिवीजन के लिए, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो हमारी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, चाहे हमारे इलेक्ट्रिकल्स हैं, ए डिफरेंट सेट ऑफ डिपार्टमेंट वहां पर एग्जिस्ट करता है। वहां तो इंडस्ट्री डिफरेंट है, लेकिन अगर यहाँ इंडस्ट्री सेम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इन दैट केस वी आर गोइंग टू सफर ए लॉट ऑफ इकोनॉमिक ड्रॉबैक, बहुत सारा आर्थिक नुकसान हमें हो सकता है, जबकि हम सेम सेट ऑफ डिपार्टमेंट से वही परफॉर्म सभी डिविजन के लिए परफॉर्म करा सकते हैं। जैसा हमारा फंक्शनल डिपार्टमेंट में होता है, सेल्फिश एटीट्यूड ऑफ डिवीजन मैनेजर, जो डिवीजन मैनेजर होते हैं वो रिसोर्सेज के लिए कंफ्लिक्ट तो करते ही हैं, हमेशा उनका प्रयास यही रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इग्नोर करें और अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को सबसे अच्छा बनाने का प्रयास करें। हियर वी आर डन विद द टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, functional organization structure and divisional organization structure. In our next lecture, we will be discussing about line organization structure and line and staff organization structure. If you have enjoyed this lecture, you must subscribe our channel, like our videos, share our videos, and you may also comment to us. Thank you very much for being with us.